बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक हुड़ाइच। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, ख़ास तौर पे सियासी हों, अगर केपी की बात करें तो वहाँ पे भी नए वज़ीर आला की आमद के बाद बहुत सी बातें, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आप सब ने देखा। ये जो सारे मामलात हैं, मौजूदा हालात हैं, इसके ऊपर हमारे साथ सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे और शो के अगले सेगमेंट में हम जाके बात करेंगे मुज़म्मिल शाह साहब, आदिल निज़ामी साहब से और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। लेकिन हमारा जो शो का आगाज़ है मैं जनाब दुरानी साहब से करूँगा। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा आपको आमने सामने देख के। तो क्या अच्छा चल रहा है ये दुरानी साहब? आपने बड़ी कोशिशें भी की थी, आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, आप चाहते थे किसी तरह मामला बेहतर हो जाएं। अब जो देख रहे हैं, अगर मैं इसे समझाना चाहूँ तो एक तरफ चकज़ई साहब की अपॉइंटमेंट है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पर, दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी और जो उनका मौक़िफ़ है, बयान है, इससे तो ऐसा लगता है कि मुक़्तदर हलकों से टकराव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस तरफ चल पड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो पहले दिन से कोशिश की थी कि रिकन्सिलिएशन हो जी, आपस में हम आहंगी हो, क्योंकि आज जो हालात हैं वो उस वक्त भी हमें नज़र आ रहे थे कि वो चैलेंजेस जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए खड़े हैं वो हैं। लेकिन अब इसमें रुकावट जो है वो एक है। क्या रुकावट? हुकूमत है। हुकूमत, क्योंकि अगर रिकन्सिलिएशन हो जाती है जी तो हुकूमत का टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगाया है, ठीक है, कि बात ना बने, कि बात ना बने। हुकूमत का जोर होता भी है, हम ये मानंद, ठीक है ना जी। हुकूमत एक ताकतवर इदारा है और उसकी इस वक्त कोशिश ये है कि आवाम और इदारों के दरमियान जी टकराव की कैफियत रहे, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाव रहे, ताकि एक पेज जो मुख्तलिफ किताबों के पेज हैं वो एक रह सके। पेज में कोई कुछ हो ना जाए, पेज, हाँ, पेज गीला ना हो जाए। तो वो तो हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं होना। नहीं, क्या ये हो चुका है? जरा इसको इस तरह से ना रखें आप, थोड़ा अब होता ये है, नहीं मैं दिखाएं हमें, दिखाता। हाँ। होता ये है कि जब वज़न आप पहला उठाते हैं ना, कंधे पे किसी को बिठाते हैं, थोड़ी देर तो बड़ा आप रिलैक्स, फिर वो वज़न जो है वो आपको डाउन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से गैर मुंतखब और आवाम के अंदर कम पॉपुलर जो रियलिटीज़ होती हैं उनको अगर इम्पोज किया जाए पब्लिक पे तो उसका एक बोझ आता है इम्पोज करने वाले पे। दूसरी तरफ ये भी होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है जी, वो भी अगर ना हो, मईशत भी ना संभले, गवर्नेंस भी अच्छी ना हो, तो उसका रिज़ल्ट फिर ये निकलता है कि उनको उठाने वाला समझता है कि ये मेरे लिए लायबिलिटी बन गए। ठीक। इस वक्त जो आज की सूरत हाल है, नवंबर 2025 में, हाँ, ये खुद जो हुकूमत है वो खुद एक बोझ महसूस हो रही है। अच्छा, ये तो आपने एक तस्वीर कशी की है ना जनाब, तो मैं थोड़ी इस साइड की कर दूं तस्वीर। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त ओपोजिशन नहीं है। सही है, कोई ओपोजिशन नहीं। अगर कोई ओपोजिशन है तो कहीं पर लेटी हुई होगी। एक बात, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत दोनों बाहों में बाहें डाली हुई हैं। ठीक है, ठीक हो। अमेरिका बहादुर हमारे से खुश है। अमेरिकी सदर ट्रंप हर रोज़ तस्करा फरमाते हैं, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म रोज़ बताते हैं कि कितने अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल, नेशनल, अच्छा यहाँ पर मीडिया हमारा कोई हाल नहीं है। मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं आपके साथ हूँ। आगे एहतियात से बात कर जी, आगे जो तरमीम आई और मज़ीद जो तरमीम है, तरमीम पे तरमीम, उसके बाद उस तरफ भी अगर अदलिया की तरफ से भी कोई आवाज़ थी तो वो भी हो गई। अब मुझे बताएं, कैसा बोझ, कहाँ का बोझ, क्या मसला क्या है? देखें, तरमीम से शुरू हो जाते हैं, आपके एंड से ऊपर की तरफ। ठीक। 26वीं आईनी तरमीम आई, उसने पाकिस्तान में अदलिया को ख़त्म कर दिया। ठीक है ना? ठीक। अब जो 27वीं आईनी तरमीम की आमद सुन रहे हैं, 27वीं आईनी तरमीम की वजह से या सियासत ख़त्म हो जाएगी या आइन ख़त्म हो जाएगा। अगर ये तरमीम हो जाती है सुन, या सियासत है अभी तक तो शुनीदन है ना। 26वीं आईनी तरमीम भी आने के बाद भी लोगों ने नहीं पढ़ी थी कि क्या है, तो 27वीं आने से कैसे हम पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन शुनीद ये है कि मतलब ये है कि ये डिमिनिशिंग
रियलिटी, डिमिनिशिंग स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिशियन के लिए ये सारी है। अदलिया सबसे बड़ी मुहाफिज होती है सियासत की जी, जमहूरियत की। अदलिया को ख़त्म किसने किया? खुद जमहूरियों ने ख़त्म किया 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए। बड़ी खुशी मनाई, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि जी सारा कुछ जजों की हमने गर्दनें पकड़ ली हैं, जिसको तो कह रहे हैं मजबूत किया अदलिया को। हाँ, कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं ना, वो तो आप भी है, आप भी आज़ाद है, आप भी आज़ाद है, तो इस आज़ादी के साथ। अच्छा जी, अब ये हुआ कि 26 में अब सुनीदन, अब हर चीज़ तो सुनने पे चलती है और ज़्यादा बातें करनी भी नहीं चाहिए, आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा करनी चाहिए। लिहाजा ये है कि जी जो 27वीं तरमीम है उसके बाद कहते हैं कि जी बस बाकी काम भी पूरा हो जाएगा, यानी जो रह गया। हाँ, रियासत। तो मतलब ये है कि फिर क्या ज़रूरत रहेगी इन लोगों, पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत रहेगी, असम्बली की क्या ज़रूरत रहेगी, किसी की क्या ज़रूरत रहेगी? बस ठीक है, फिर तो यह है कि घर बैठे बैठे जो है वो अपना उसके ऊपर क्या कहते हैं, रिमोट जो मतलब सियासत होती है वो होगी। नहीं, लेकिन यही लोग तो नहीं होंगे ना हमेशा के लिए। एग्जैक्टली। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद ये हो गया, ये मैंने 26वीं और 8 में। अच्छा जी, आगे चलें अब। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब आपने ट्रंप साहब बेचारों का ये हाल है कि वो जो काम करते हैं पुठा पड़ जाते हैं, जिससे दोस्ती करते हैं उसी से लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है जी। जिसकी मदद करने चलते हैं उसका भट्ठा बिठा देते हैं। अब फ़लस्तीनियों के साथ क्या कुछ कर दिया उन्होंने और अभी करवाई जा रहे हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे और हम पे भी अल्लाह रहम करे। तीसरी चीज़ ये है कि अफ़गानिस्तान का लांजा खुल गया। अफ़गानिस्तान हमारी स्ट्रेंथ थी हमेशा से, और मैं ये अमेरिकन सपोर्ट के बाद, मिडल ईस्ट सपोर्ट के बाद, मैं अफ़गानिस्तान के एक्सपर्ट से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को जानता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा वहाँ को। मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत थी कि आज इस तमाम ताकत के साथ अफ़गानिस्तान हमारी बाहों में होता। तो हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तान ने क्या किया? हमारा कोई कसूर नहीं है जी, हमारी किस्मत ख़राब है। इसका मतलब है कि मतलब ये है कि वो अफ़गान जिनको हमने ज़ाहिर शाह और दाऊद के ज़माने के बाद एक नई हिकमत अमली के ज़रिए अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाया जी, आज वही हमारे मुंह के आगे लड़ पड़े। हमें लड़ना इंडिया से चाहिए था, आसपास कोई मौका तो हम उससे लड़ पड़े। ये हमारी हिकमत अमली है, या ये अच्छी है या बुरी है, ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि हमारी ज़रूरत ये है कि हम अपने दोस्तों में इजाफा करें, ठीक है, और अपने दुश्मनों को कम करें। इंडिया बहुत इस वक्त हमारे टारगेट पे है, हम मजबूत हैं इस वक्त उसके मुकाबले में। हम दूसरी तरफ उलझ के अपने आप को कमज़ोर ना करें, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, इन लोगों को ज़बान और ख्याल का ध्यान करते हुए सारी सिचुएशन को डील करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सालमियत के मामला हैं। किधर है अपोजिशन? वो मैं जो सवाल था वो दरमियान में नुक्ता रह गया। कहाँ है अपोजिशन? अपोजिशन जो है ना, वो ऐसी जगह महफूज है कि आप उसका बाल बीगा नहीं कर सकते। अच्छा, ये कौन सी जगह है? अपोजिशन का लीडर जेल में आपकी तहफ़्फ़ुज़ में है, अडयाला जेल में। हाँ, तहफ़्फ़ुज़ में है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। और हकीकी अपोजिशन अवाम में उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौलवी बेचारे नज़र आएंगे, उनके साथ आप जो कर देंगे, गोलियां चलियां मार देंगे, कर देंगे जो कुछ भी है, ठीक है ना जी। अवाम तो फिर वो होते हैं, मतलब लिक्विड होते हैं। हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है इस अपोजिशन का जो जेल में? हुकूमत को तो उस वक्त फतह पड़ेगा जब वोट लेने जाएगी। अभी भी चल गया था ना पता, अभी तो मतलब 47 की रस्सी से फाये में लटके हुए हैं। 47 जो है ना फार्म, वो इनके लिए इक़्तिदार का फार्म नहीं है, वो इनके गर्दन का फंदा है जिसमें ये लटक रहे हैं। ठीक है ना जी। तो आप कह रहे हैं जब वोट लेने जाएंगे तब ये मसाइल सामने आएंगे? तो मसाइल तो क्या अभी भी सामने ही है, अवाम में जा नहीं सकते। 3-3.5 साल बाद की बात आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ, देखें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के 2 बहादुर इंसान हैं, एक है इमरान खान और एक है मियां नवाज शरीफ। वाह। इमरान खान जेल में बंद है, उसकी मकबूलियत आज़ाद है, और जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उन बेचारों को घर में बंद किया हुआ है और उनकी मकबूलियत भी कैद है। आप चाहते हैं वो भी जेल चले जाएं? नहीं, आज़ाद, मकबूलियत तो आज़ाद होनी चाहिए ना। अब ये है कि ऐसी सूरत हाल में ये दोनों, बहरहाल देखें मियां साहब का माजी देखें, वो उनकी बहादुरी के कारनामों से भरा हुआ है। लेकिन हुकूमत ही ना टिकती थी, बहादुरी के कारनामे ही रहते थे, हुकूमत नहीं रह पाती थी ना। तो अगली दफ़ा अभी चौथी दफ़ा कैसे आ रहे थे? अवाम के बगैर तो नहीं आ सकते ना। मैं उन लोगों का आपको कहानी सुनाता हूँ जो एक दफ़ा हुकूमत में आते हैं
उसके बाद ताहयात गायब हो जाते हैं। जो जिंदा रहते हैं वो रहते हैं जो इधर डूबे उधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। मतलब मैंने वो तहरीक भी देखी थी जो जब मियाँ साहब इब्तला में थे तो उनकी बेगम साहबा ने चलाई थी जी, बेगम कुलसूम ने। मतलब बहादुर लोगों के कारनामे होते हैं ना। इसी तरह तो मियाँ साहब ने भी हमेशा बहादुरी दिखाई है, खड़े हो गए कि नहीं मैं नहीं मानता, अगले लोगों को हटना पड़ा। 24 में भी दिखाई है। किसमें? 24 में भी, 2024 में भी दिखाई है। 24 में तो नहीं दिखाई, तो आज भुगत रहे हैं। इससे पहले दिखाते रहे हैं तो पाते रहे हैं। ये वैसे क्या है, आप देखिए, आप मेरे साथ आप बैठते हैं ना, तो हम बात वो करनी चाहिए जो सच्ची है। ठीक आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार कह रहे हों एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, आए बैठते हैं, आए मिलकर चलते हैं, आलातनी इजलास में बुला रहे हों, और दूसरी तरफ एक साहब है वो कहें जी मैं इसके इमरान में मारा जाऊँगा। वो जेन्युइन वज़ीर आला है, ठीक है। ये उसकी मुलाकात के लिए कहते मैं पूछ के बताऊंगा। भाई वो अपने स्टेटस के लोगों से मिलेगा ना। मैं आपको कहता हूँ फटा डालना है ना तो इंडिया के साथ डालें, अफगानों के साथ ना डालें, वो आपके स्टेटस के नहीं है, ठीक है ना। मेरा ये, आप कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल है। हाँ पावरफुल है ना। देखो उसके वोट कम नहीं होते, उसके वोट लेने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको किसी के पीछे जाना नहीं पड़ता अपनी मतलब वजारत आला को के इंतखाब के लिए। उसके बाद भी उसका सेनेटर फिर इलेक्ट हो जाता है उतने ही वोटों से, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक बात मैं आपको वैसे बता दूं KPK के बारे में, PTI के बारे में जी आपको बता दूं। अभी कल बच्चों से खबरें भी बड़ी चल रही हैं, फलां मिला। अब मैंने आपसे पूछना है, वो पूछ रहे, मैं पूछता हूँ। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें और फिर एक बयानिया, कुछ लोग कह रहे हैं भाई इस्टेब्लिशमेंट ने भेजे हैं, ये कौन भेजता है, खुद ही गए हैं, क्या होगा? देखें जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि PTI में जो है, जिसने PTI को छोड़ा है या जो सियासी तौर पे इस वक्त बेरोजगार है, वो सब PTI में रहेंगे और PTI में जाना चाहते हैं। सियासी तौर पे बेरोजगार, हाँ ठीक है। मतलब जो किसी मैं वो इवन वो लोग जिन्होंने पार्टियां भी बनाई फिर भी बेरोजगार हो गए, ठीक है जी, वो PTI में जाना चाहेंगे। वजह इसकी ये है कि और कोई पार्टी अवाम में नहीं है, एक ही पार्टी अवाम में। आप कह रहे पाकिस्तान तरीके से, एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी हम किसी के कहने पे कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब गप है। अच्छा, कोई किसी के कहने के ऊपर कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है ना जी। अगर कहना होगा तो उसको कहेंगे, वो कहते कहने तो मुझे कहो। खान साहब का पता है ना आपको, ठीक है, उनका तो कल का नहीं पता होता क्या कह देंगे, लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि ये अगर कुछ कहना है तो जिसने खुद जाके इस वक्त कोई टेलीफोन लाइन मिलाने की कोशिश की, वो तो खान साहब के पास भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उधर भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कर नहीं सकेगा। इमरान खान को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जहाँ तक मेरी इत्तलात है। ट्रू। इमरान खान को अगर कहा जाए कि बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, तो क्या रिस्पॉन्स होगा आज के इमरान खान का? मैं तो जनाब 2024 से ये बात कह रहा हूँ कि ना वो डील करेगा, ठीक है ना जी, ठीक है, और ना वो मुल्क से बाहर जाएगा, डायलॉग से वो रुकेगा नहीं, जितना मर्जी कर लो। यानी इमरान खान की रिहाई फिर आपको नज़र नहीं आ रही? देखिए, इमरान खान को रिहा होने की क्या ज़रूरत है जब तक उसकी पॉपुलैरिटी आज़ाद है। पॉपुलैरिटी आज़ाद है, ये बार बार आप कहते हैं। हाँ, तो उस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी देखें, खाना पीने के खर्चे के बगैर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। घर में बैठेगा, चलो सूखी चाय किसी को पिलानी पड़ेगी, वो भी अभी उसको नहीं पिलानी पड़ेगी। वो भी तो आप नवाज शरीफ साहब से जेल में मिले थे? नहीं, मैं शहबाज साहब से मिला। शहबाज साहब से मिले थे, तो आपको कोई बदले हुए ये लोग लगे हैं? यानी या नवाज शरीफ साहब का भी जिक्र हुआ, ये चीज़ें आपको लगता है कि कुछ चेंज हुए हैं, माजी से कुछ सबक सीखा है? ये जो इस वक्त कह रहे हैं ना, अब 2024 में उन्होंने इस तरह नहीं किया। देखिए, मियाँ साहब का जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बात, वो जब आए थे एयरपोर्ट पे उतरे थे तो मैंने कहा था ये वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अच्छा, ठीक। मेरी ऑब्जर्वेशन जब सब कह रहे थे कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मैंने कहा था नहीं। इश्तिहार भी छपे थे, इश्तिहार भी छपे, मैंने कहा था नहीं बनेंगे, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक। लेकिन मियाँ साहब ने इलेक्शन के नताइज के बाद जो मुबारकबाद दी, उन्होंने वो एक सियासी गलती की। मतलब इंतखाबात के नताइज को कबूल करना, वजारत उज़्मा ले लेते लेकिन नताइज के ऊपर अंगूठा रखते, ठीक है ना जी, वो उन्होंने नहीं रखा, ठीक है, कबूल कर लिए। इस वक्त जो है मियाँ साहब के पास अब दो ऑप्शन है,
वो शहबाज साहब के इक़्तिदार को अपने लिए सब कुछ समझ लें, या वो अपनी और अपने ख़ानदान की सियासत को अपने लिए सब कुछ समझ लें। अगर उन्होंने सियासत करनी है मुस्तकबिल में तो उन्हें अपना गियर बदलना पड़ेगा। अगर वो इसी गियर में चलते रहेंगे तो फिर सियासत पाकिस्तान में तो नहीं होती। तो सऊदी अरब में जब इजाज़त होगी तो वहाँ कर सकेंगे। आई डोंट नो। मरीम नवाज साहिबा आपको काम करते हुए, रोज़ नया मनसूबा लाते हुए, रोज़ अवाम में निकलते हुए, सैलाब आ जाए उधर चले जाती हैं, वो नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही? देखिए, मैं पासबान के ज़माने से ना एक चीज़ का बड़ा कायल हूँ, वो होती है ख़वातीन की ज़िद और बहादुरी। अच्छा। हाँ, आपने बेगम साहबा के बारे में भी देखा था कि जब वो निकली थी, बेगम कुलसूम बीबी, तो कैसे यही हाल मरियम बीबी के जब मियां साहब मुश्किल में थे वो आके खड़ी हो गई। अब इस वक्त वो जब इक़्तिदार में आई हैं, अब एक कदम उन्होंने उठाया जिसको कि मैं आपको पता है मैं नाक़िद हूँ हुकूमत का, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कि आप, लेकिन मैं उनका जो ये उलमाए कराम को इज़्ज़त देने वाला उनका एक काम है। अच्छा, हाँ, इसके आप हक में हैं? मैं इसको अप्रिशिएट करता कि ये उन्होंने स्टेप लिया। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर रिलीजियस लोगों को स्ट्रेंथ बनाया गया, मुल्क की हुकूमत की नहीं, मुल्क की स्ट्रेंथ बनाया गया। बांग्लादेश में देख लें कितना बड़ा काम जो है उलमाए कराम ने वहाँ कर दिया जी। और एक और मशवरा मैं देना चाहूँगा इसके अलावा, ये काम तो वो है जिसको हर सूरत में इंतहाई डिस्क्रीटली, बेइज्जत करके नहीं कि जी वो मतलब बांट, अच्छे अंदाज में एक सिस्टम के ज़रिए जो है भाई 24 घंटे की एक मौलवी बेचारा ड्यूटी करता है। सुबह की फजर की नमाज पढ़ाता है, ज़ोहर की पढ़ाता है, जनाजा पढ़ाता है, मदरसा। क्या हो गया यार, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर अपोजिशन को पार्टी रन करने का वजीफा जो है हुकूमत देती है। टर्की में चले जाएं, कहीं चले जाएं आप, तो ये अगर अपोजिशन को हुकूमत फंड कर सकती है, अगर अपोजिशन के नुमाइंदों को हुकूमत पार्लियामेंट में तनख्वाहें दे सकती है, उनको गाड़ियाँ दे सकती है, कमेटियों में बिठा सकती है, तो उलमाए कराम बेचारे जो मस्जिदों के अंदर पूरे मुल्क की तामीर के लिए, उनकी इबादत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, उनको अगर हुकूमत के हिस्से जो उनका हिस्सा है वो बेचारे ज़रूरी है कि जाके गली गली मांगे, क्यों नहीं उनको इज्जत। एक दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा जो कि बहावलपुर में एक्सपीरियंस हो चुकी हुई है कि वहाँ की तमाम मसाजिद के अंदर स्कूल बना दिए गए थे। ठीक है, इस वक्त भी मैं ये गवर्नमेंट ने बनाए थे जी, गवर्नमेंट ने बनाए। इस वक्त भी अगर देखें मदरसे चल रहे हैं, चलते रहे, लेकिन बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हर मस्जिद के अंदर अगर एक स्कूल, मैंने इस पर रिसर्च की थी बहावलपुर में भी, मदरसों में जाके मैंने कहा तुम स्कूल क्यों नहीं खोलते, इतनी अच्छी बिल्डिंग है। उन्होंने कहा जी दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के टीचर को हमें तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, बोर्ड जो है उससे रिकग्निशन के लिए हमारे लाखों रुपए लग जाते हैं जो हमारे पास होते नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि तमाम जो मसाजिद हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि उनको 3-3, 4-4 टीचर्स जो है हुकूमत प्रोवाइड करे और वो वहाँ पे रेगुलरली बोर्ड के साथ एफिलिएटेड स्कूल्स चलाएं। ठीक है, आप देखें मुल्क में लाखों स्कूल जो हैं वो बन जाएंगे और आपके, मैं मेंशन नहीं कर सकता कितने बड़े बड़े इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व इस तरह से हो जाएंगे। अब आपने कहा कि इस तरफ तो यानी खान साहब जो हैं ये डील नहीं करेंगे और दूसरी तरफ वाले अभी ऑफर भी नहीं कर रहे, तो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा खान साहब के लिए? देखिए, खान साहब के लिए रास्ता से निकलना शुरू हो गया है। हो गया, खबर है फिर आपकी तरफ से? हाँ, मैं अच्छा खबर समझ रहा हूँ, लेकिन ये ना समझेंगे कि मुलाकातों के नतीजे में कोई रास्ता निकले। नो, मैं उसका बिल्कुल नहीं, या मैं रास्ता निकाल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त रास्ता निकाल रहा है। अच्छा, ठीक है ना जी। और ये नवंबर के बाद के जो हालात होंगे वो मज़ीद उसके लिए एक नए ऑप्शंस और नए रास्ते खोलेंगे। आपकी बात जब ये कोई तहरीक इंसाफ के कारकुनान सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे कि वो तो बेचैन होते हैं ना, अपने कारकुन तो अपने कायद से मिलने के लिए बेचैन होते हैं। वो तो ये समझ रहे हैं कि शायद 2026 जो है उनकी रिहाई की कोई खबर लाएगा, कोई नवीद इस तरह से आएगी। देखिए, उनके पीटीआई के कारकुनों को मैं ये कहूँगा कि वो रिहाई को ऑब्जेक्टिव ना बनाएं। अच्छा, वो उनकी कामयाबी को ऑब्जेक्टिव बनाएं। रिहाई एक बहुत छोटी सी चीज़ है। नेल्सन मंडेला ने रिहाई नहीं मांगी थी, उसने मकसद मांगा था। इनके लीडर का भी यही मसला है। वो अगर रिहाई मांग रहा होता तो उत्थे तो रिवाज है
टिकट फड़ोते, टिकट कटाओते, लाइन बनाओते, बाहर जाओ। मतलब ये है कि वो मैं उसको जानता हूँ ना, इसलिए मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो हकीकत की ना हो। मैं हकीकत की बात करता हूँ। मियाँ, जो यहाँ तक सवाल है इमरान खान का, वो रिहाई चाहता है, लेकिन वो रिहाई तो दूसरों को टांगने की, मतलब दूसरों का हिसाब करने के लिए चाहता है ना। लेकिन असल रिहाई जो उसको चाहिए, वो चाहिए इस कंडीशन के साथ कि उसके नतीजे में उसका ऑब्जेक्टिव उसको मिलता हो। ठीक है, आगे वो क्या करेगा, कितनी देर पॉपुलर रहेगा, ये अगली कहानी है। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट जी, ये दो मुख्तलिफ किताबें हैं। ठीक है। जो लोग इनमें से एक सफ़ा ढूंढते हैं ना, वो उसी सफ़े के अंदर डूब जाते हैं। इनको जो अलग रखेगा वही आगे कामयाब होगा। तो आज की डेट के ऊपर अब अगर ये हकीकत मियाँ नवाज शरीफ साहब समझ लेंगे तो उनकी सियासत बच जाएगी। ठीक है ना जी। शहबाज शरीफ साहब को समझाना ज़रा मुश्किल है, वो इस वक्त ताकत में है। अच्छा जी, और इसी तरह से अगर इमरान खान साहब समझ लेंगे, अगर माजी में समझ लिया तो उनका सफ़ा फटता ही ना। ठीक है, हर वक्त उसी सफ़े के ऊपर चढ़ के बैठे। वो सफ़े बैठने के लिए नहीं होते, सफ़े पढ़ने के लिए होते हैं। ये इन किताबों को पढ़े। ये सीख लिया ना खान साहब से, शहबाज शरीफ साहब ने सीख लिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने सीख लिया। हाँ, उन्होंने सीख लिया। अब उस सफ़े पे चढ़ के नहीं बैठते। बिल्कुल वही कुछ सीखा है जो उसने सीखा था, और वही कुछ होगा जो उसके साथ हो रहा है। ये आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम आपको कब तक सीनियर सियासतदान लिखेंगे? हम चाहते हैं आपके नाम के साथ लिखें सीनियर रहनुमा फलानी पार्टी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आज मैं वैसे यही बात एक डिस्कस कर रहा था। असल में मेरा प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, मैं अपने जहन में एक आइडियलिस्ट हूँ। ठीक है ना। मैं आज आपको बताता हूँ ना जी कि अगर नून और पीपल्स पार्टी, हाँ, ये बच्चे पाल स्कीम बंद कर दें। बच्चे पाल स्कीम, हाँ। अच्छा। मैं अगर जमहूरी इदारों के तौर पे खड़ी हो जाए, ये कहें जी आइंदा हमारे बच्चों के बच्चे जो है, तो मैं तो मरियम बीबी की वो भी कबूल करने को तैयार हूँ, मैं शहबाज साहब को कबूल कर, मैं बिलावल को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे ये बता दें कि जी ये वो जमहूरी पार्टी है जिसमें से जमहूरियत निकलेगी, जिसमें से बच्चे पाल स्कीम नहीं निकलेगी। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए। तो फिर आप फौरी तौर पे इन पार्टियों में शामिल हो जाइए। अगर आज अनाउंसमेंट हो जाए। मुझे इनकी जमहूरी, देखें इनके एक्सपर्टीज पे मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस पीपल्स पार्टी एक इदारा है। आपको मैं बता नहीं सकता कि बीबी से मेरा क्या ताल्लुक था और कितनी अफेक्शन थी, उनके रिस्पेक्ट थी उनके लिए। इसी तरह मियाँ साहब के साथ मैंने बड़ा अरसा काम किया। मैं उन्हें बहादुर सियासतदान समझता हूँ, लेकिन जब वो बच्चे पालने चल पड़ते हैं तो फिर मैं उन्हें सियासतदान के बजाय एक सिर्फ बाप के तौर पे देखता हूँ। पाकिस्तान को सियासतदानों की ज़रूरत है, लीडरों की ज़रूरत है, यहाँ पे जमहूरियत की ज़रूरत है, यहाँ पे आवाम को भी कोई बाप चाहिए। तो जिस जो बच्चे पैदा हुए हैं आपके, उनको तो नहीं सिर्फ बाप चाहिए, परवेज़ रशीद को भी बाप चाहिए, मतलब साद रफीक को भी बाप चाहिए, मुझे भी बाप चाहिए, लेकिन मुझे जमहूरी बाप चाहिए। ऐसे बाप नहीं जो सिर्फ अपनी सही औलाद का सोचते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप तशरीफ़ लाए। ये सारी गुफ्तगू कि भाई ये रास्ता कहाँ से निकलेगा और कैसे निकलेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सैयद मुज़म्मिल शाह और आदिल निज़ामी साहब हमारे साथ होंगे, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से भी इस पे मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे कि JUI को इतराज़ क्या है, हुकूमत आइम्मा मसाजिद को वज़ाइफ मुकर्रर कर रही है, JUI क्यों इल्ज़ामात लगा रही है, मसला क्या है, इस पर बात करेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में अब फिर एक दफ़ा फिर एक बहुत ही मुफाहमती सियासत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। और अगर आपको याद हो तो पहले बहुत से नाम आए थे सामने, मोहम्मद अली दुरानी साहब भी निकले थे, अब फवाद चौधरी साहब सामने आ रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है, उसके बाद बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐलान हुआ पंजाब की जो 65,000 मसाजिद हैं उनके आइमा के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए पंजाब हुकूमत ने। इस पर बड़ी तनकीद हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा सख्त बयान आया। यही इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुज़म्मिल शाह साहब हमारे साथ होंगे, तज़िया कार हैं, एंकर पर्सन हैं। आदिल निज़ामी साहब हमारे साथ होंगे इसी सेगमेंट में, तज़िया कार और एंकर पर्सन। जनाब मुज़म्मिल शाह साहब, आपसे पहले आगाज़ करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो मैं ये चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आ जाए कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और सुहेल आफरीदी है,
इनमें बड़े फासले हैं और ऐसा लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ कोई एक बयान आने के बाद मज़ीद फासले। इससे क्या आपको समझ में आता है कि केपी के हालात और इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे? देखिए फ़ारूक साहब, इसमें अगर देखा जाए कि फ़ासलों की जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है, वो कोई रास्ता अगर निकालेगा अपनी पार्टी के लिए, उसकी वजह यह है कि उनका 1 पॉइंट एजेंडा है। उनकी वीडियो मौजूद है, उनका स्टेटमेंट मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और तालीम और सेहत ये सारी चीज़ें बाद में हो जाएंगी, पहले हमारा एजेंडा ये है कि हमने खान साहब को रिहा करना है। तो मेरा तो ख्याल है कि पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें होनी चाहिए, एक का 1 पॉइंट एजेंडा हो और दूसरे का ध्यान लोगों पे हो। लेकिन चूंकि हुकूमत एक ही है और उसका 1 पॉइंट एजेंडा है, जिस वजह से आपने देखा कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाली तहरीक थी, क्या वजह थी कि वो फ्लॉप हुई? इसीलिए कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे वो ये कह रहे थे कि कोई ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करो, कोई अगले इलेक्शन के टूर तय कर लो या बैठ के जो अवाम के मसाइल हैं उन पे बात कर लेते हैं। लेकिन चूंकि अब सुहेल साहब हों, गंडापुर साहब हों या सारी पार्टी हो, उसकी मुकम्मल एफर्ट सिर्फ ये है कि जेल से रिहाई कैसे हो सकती है हमारे लीडर की। तो उसमें फिर कोई कन्फ्रंटेशन कर ले, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी कर ले, कुछ भी कर ले, रास्ता तो वहीं से मिलना है, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो इसीलिए बाकी पार्टीज़ ने जो स्ट्रगल की है उससे सीखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी खासा शौक था हेड्स ऑन कोलिजन करने का एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आपको याद होगा जहाज़ की सीट से उनको हथकड़ी लगी, उन्होंने तैयारा लैंड नहीं होने दिया मुशर्रफ साहब का, उन्होंने कहा इसका फ्यूल भी ख़त्म हो जाए तब भी इसको हवा में रखो। क्या मिला? अल्टीमेटली जलावतनी मिली। 8-10 साल का पॉलिटिकल करियर के दरमियान में स्पेस आ गया। अल्टीमेटली कैसे चीज़ें तय हुई? बैठ के तय हुई। पीपल्स पार्टी ने अवाम को बाहर निकाला। MRD की तहरीक में 6000 खातून जेल में थी, खुद सोजियाँ की गई भुट्टो साहब के लिए। अल्टीमेटली कैसे तय हुआ? बेनज़ीर साहिबा वापस आई और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने शमसुर रहमान कल्लू को जब लगाया था जो है ना वो DGI सही, तो उसके बाद आप देख लीजिए कि उस कन्फ्रंटेशन का क्या रिजल्ट निकला, हुकूमत चली गई। तो सब पार्टीज़ ने ये सबक सीखा है कि आवाम को सड़कों पे लाके लड़वाने से सिफर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पता नहीं कब सीखेंगे। इसीलिए सुहेल साहब आएँ, गंडापुर साहब आएँ, ये तरीक़ाकार से दे विल गेट नथिंग आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अल्टीमेटली वो जरदारी फार्मूला इनको कुछ लेके दे सकता है, जिसमें यह है कि बिहाइंड द डोर्स कंटेस्टेशन करें, बैठें, बातचीत करें, मैनिपुलेशन करें। सियासतदान की कंस्टिट्यूएंसी, उसका मैदान जो है वो पार्लियामान होती है, सड़क नहीं होती। अगर आप वायलेंस के मैदान में घुसे, जिस तरह 9 मई को आप घुस गए, तो वहाँ पर अगलों के पास बंदूक है, आपके पास नहीं है। तो इनको ये लेसन लेना चाहिए कि आवाम को लड़वा के कुछ नहीं मिलेगा, 1 पॉइंट एजेंडा से भी कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बातचीत से मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आदिल निज़ामी साहब, ये जो बात है ना मज़ामत वर्सेस मुफाहमत, और पहले हम इसी मज़ामत की बात कर लेते हैं। यानी अफरीदी साहब को वज़ीर-ए-आला जिस तरह से बनाया गया, मुंतखब किया गया, उसका मकसद तो यही था कि एक मरतबा शायद मुफाहमत से कुछ नहीं निकलेगा, मज़ामत करनी पड़ेगी, इसी में से शायद कोई रास्ता निकल आए। जब तहरीक इंसाफ के जो दोस्त मिलते हैं वो ये कहते हैं। ये कितना फ़ायदा मंद होगा खान साहब के लिए, और जो हालात बन रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया वाइस साहब। हम देखें कि आप इनको जो देख रहे हैं अफरीदी साहब को, ये बिल्कुल साहब हो, मुझे तो अभी तो रफलीका नजर आ रहा है गंडापुर साहब का। जब गंडापुर साहब जब उन्होंने ओथ दिया था, इसी तरह जोशीले थे, इसी तरह की बयानबाजी थी, इसी तरह कारकुनान को मोबाइज करने की बात कर रहे थे, इसी तरह मुख्तलिफ डेट्स दे रहे थे, अडयाला जेल का घेराव करने की बात कर रहे थे, डी चौकारी की बात कर रहे थे, वफाक को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन टाइम के साथ साथ उनका कह लें अंदाजे जो गुफ्तगू है वो भी बदला, और एक टाइम ऐसा भी आया कि अपनी ही पार्टी में अपने ही जो लीडर जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था CM, उनकी भी उन्होंने कह लें कि जो हमदर्दियाँ थी या जो की सपोर्ट थी वो उनसे वापस चलेगी, कि खुद ही वो एक तरह से सिंबल बन गई कि गद्दारी का भी यहाँ तक कि अपने लोग उनको पर इल्जाम लगाते थे। अब ये नौजवान आए हैं, इनको एक 1 पॉइंट एजेंडा के तहत इनको लाया गया है कि उन्होंने बानी को जेल से बाहर लेकर आना है, और ये उसके लिए फिलहाल कोशिश करेंगे। अभी वही जो गंडापुर साहब कर चुके हैं माजी में, उतनी ही बातें होंगी, शायद उतना भी ना कर पाए जितना आपने माजी में गंडापुर साहब को देखा कि उस टाइम कारकुनान भी मोबिलाइज थे, एक नया इलेक्शन हुआ था, मुल्क में जो हालात थे थोड़े कशीदा भी थे। अभी आलमी मंजरनामे पे जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग है, जिस तरह चीजें तब्दील हुई हैं जियोग्राफिकली, तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट लोकली भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अब शायद उस तरह से ये ना एहतजाज कर पाए, ना उस तरह से जलसा जुलूस रैलीज कर पाए, लेकिन फिलहाल बयानात तक कुछ अर्सा रुकेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, क्योंकि फ्रंट लाइन सूबा है, सबसे ज्यादा मसाइल उसी सूबे के अंदर है। रियासत पाकिस्तान में बहुत सारे अहदाफ भी उनको अचीव करना है, वो लोकल मसला नहीं है, वो इंटरनेशनल मसला है। एक बड़ा बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं,
वहाँ आपको बहुत सारे मसाइल हैं। तो उसका हल तभी मुमकिन हो पाएगा जब वहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर चलेगी। तो अभी नए नए बने हैं, अभी काबीना और पूरे फेज से गुजर रहे हैं, तो आगे चल के होप्स हो कि वो जिस तरह गंडापुर साहब आफ्टर सम टाइम बेहतर हो गए थे, सिंक्रोनाइज हो गए थे, सिस्टम के साथ ही सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। और ज्यादा से अभी आपने कहा कि मुफाहमत की तो कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक की ही नहीं है। वो अभी तक अपना स्ट्रीट पावर के जोर पर जो है वो सारी चीजों को करने की ख्वाहिश है, जिसका अभी तक नतीजा नहीं मिला। जिसका अभी कहा मुज़म्मिल शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि नतीजा तभी निकलेगा जब आप कहीं ना कहीं बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग उसका अदराक हो चुका है। अब जो फवाद साहब और दीगर लोग मुतारिक हुए हैं, ये उसकी कहने के सामने एक आपको नजर आ रहा है कि लोगों में अदराक हो चुका है कि नहीं, लड़ नहीं सकते। फवाद साहब अक्सर कहते हैं, मैंने खान साहब को भी कहा था कि खान साहब मैं बंदूक उठाकर मैं किसी से लड़ नहीं सकता, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, स्ट्रगल कर सकता हूँ। वही सेंस जो लोग लाहौर में आपके करीब मौजूद है उनमें भी पाई जाती थी। बल्कि मैं खत्म करता चलूँ कि शाह महमूद साहब ने एक लेटर भी लिखा था, एक कहने की बातचीत होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, जिसको वीटो कर दिया था इमरान खान साहब। तो खान साहब मुफाहमत की किसी किस्म के बोल में नहीं है, पार्टी में इस तरह की राय डेफिनेटली पाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। ये वैसे मैं आपके पास दोबारा इसलिए आऊँगा कि आप जो इसका बैकग्राउंड जानते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर बात करेंगे। निज़ामी साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ इसलिए है कि मुल्तान से आपका भी ताल्लुक़ है और आप उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मुज़म्मिल शाह साहब, ये मिशन फवाद चौधरी, इसे मैं ख़ुद से नाम दे रहा हूँ, उनकी तस्वीर आई हैं, वो हॉस्पिटल गए शाह महमूद कुरैशी साहब से। ज़ाहिरी बात है ये ऐसे आसान तो नहीं होता कि ऐसे ही आप हॉस्पिटल चले जाएँ। ये वो असीरान हैं जिनसे मिलने के लिए बहुत से लोग कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ऐसे मुलाकात हो नहीं जाती, जेल में भी और हॉस्पिटल में भी। तो इसको किस तरह से देखते हैं? और इनमें ख़ास तौर पे वही लोग थे, जिस तरह महमूद मौलवी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, ये वही लोग थे, इन्हें एक मरतबा पहले अडयाला जेल के बाहर नज़र आए थे। तो इस सारी डेवलपमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, इसमें हम तो जो नज़र आता है वो यही है कि अगर कोई भी रास्ता, इवन शाह महमूद साहब की अगर वापसी हो जाए, आपको भी मालूम है कि बहुत से लोग फिल वक्त जो LLB क़यादत है ना PTI की, कोट एंड कोट, वो हर उस लीडर से डरेगी जो वापस आके स्पेस रिक्लेम कर सकता है। इसीलिए आपको पता है इसका कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जब शामिल होने जा रहे थे एलिजिडली, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने रुकवा दी थी, किसने उनके खिलाफ कंस्पायर कर दिया था। इसी तरह अगर फवाद साहब जाकर मिल के आते हैं शाह महमूद साहब से और कोई पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट दोबारा से रीसरफेस करते हैं, तो ये LLB वालों का क्या होगा? सबका, इनकी तो नौकरियां ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। इसीलिए एक बहुत बड़ा पार्टी के अंदर एक ऐसा फैक्शन है जो चाहता नहीं है कि कोई पुरानी क़यादत वापस आ सके। और उसमें आपको ये भी पता है कि एक डिवीज़न जो है वो बुशरा साहिबाज कैंप वर्सेस अलीमा साहिबाज कैंप भी है, और उसमें अपने अपने फेवरेट्स भी हैं। मरवत साहब के बकौल या फिर गंडापुर साहब के बकौल वो भी इसी चपकलिश का जो है ना वो निशाना बने, और अल्टीमेटली उनको साइड लाइन किया गया। तो PTI का सबसे बड़ा इशू ये है कि सबने एक बंदूक पकड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर तानी हुई है, और उस बंदूक पे क्या लिखा हुआ है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। हर किसी को दूसरे पे ये शक है कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट के हैं, आप भी हैं, आप भी हैं और आप भी हैं, और अल्टीमेटली शायद ये भी कहना शुरू कर दें कि खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जेल में नहीं है, वो बल्कि साथ मिले हुए हैं उनके, क्योंकि उनके अलावा अब कोई भी नहीं बचा जिस पर ये इल्ज़ाम नहीं है। और इवन जो माया नाज सहाफ़ी जो इनके बाहर बैठे हुए हैं, जो 5-6 जमहूरियत की स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पहले सेफ हाउसेस में जाके ब्रीफिंग लिया करते थे, बड़ा प्राउडली बोलते थे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने तकरीबन डेथ बेड के ऊपर अपने वालिद साहब के अंगूठे लगवा रखे हैं। तो वो सब भी सबको एस्टैब्लिश के सर्टिफिकेट आजकल बांट रहे हैं। तो PTI का सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई इस तरह की एफर्ट होगी ना, जिस तरह इमरान इस्माइल साहब थे, महमूद मौलवी साहब थे, फवाद साहब थे, पहला फतवा यहाँ से ये आ गया कि देखा ये सारा फिक्स मैच है। वो भाई अगर जो फिक्स मैच नहीं है गंडापुर साहब वाला या सोहेल साहब वाला, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके बता दे। अगर वहाँ से कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, और अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसकी दोनों तरफ कोई इस तरह की अटैचमेंट हो कि वो आपको कोई मिडल वे निकाल के दे दे, तो उसको सोशल मीडिया इनका दिन रात गालियां देता है। इन्होंने मरवत साहब के साथ जो किया आपके सामने है, पार्टी के लिए जिन्होंने मारें खाई उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और सोहेल साहब का भी अल्टीमेट, ये आप आज का क्लिप सेव कर लीजिएगा कि इनका भी अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा जो गंडापुर साहब का हुआ। उसकी वजह है कि उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है ये क्रिकेट मैच है, ये मुल्क की सियासत नहीं है, ये सूबा चलाना नहीं, ये क्रिकेट मैच है। और कप्तान अपनी टीम को हर हफ्ते बदल दे तो इसमें कोई बात नहीं, सरप्राइज अच्छी बात है। हालांकि आप जिस सीट पे एज एन एंकर बैठे हुए हैं, अगर आपको रोज़ नई असाइनमेंट दे दी जाए कि आज तुम रिपोर्टर बन जाओ,
आज असाइनमेंट डेस्क पे आ जाओ, आज फील्ड में चले जाओ, आपको क्या ही समझ आएगा कि मैंने क्या करना है। तो इनका एवरेज टेन्योर जो है ना वो 6 महीने 1 साल का होता है, उसके बाद ये बंदे को उठा के रेलिवेंट कर देते हैं। बिकॉज खान साहब बिलीव ओल्ड केओस, वो ये चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा फिगर क्रिएट ना हो जाए जो मुझसे ऊपर चला जाए। इसीलिए इन सब को आपस में लड़ा के रखो ताकि ये सब मेरी छतरी के नीचे रहें। तो साइकोलॉजिकल फार्मूला ये होता है, इसीलिए अब भी यही चल रहा है। हालांकि आप मुझे बता दें कि सुहेल साहब में और जिस तरह से अभी आदिल साहब बात कर रहे थे, गंडापुर साहब में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, सिर्फ उम्र का फ़र्क होगा या हेयर स्टाइल का होगा, इसके अलावा कोई नहीं है। तो नज़र यही आता है कि वो ऐसा केओस डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं ताकि मीडिया में बातें हों कि अच्छा अब नया जो है ना वो विक्टर आ गया है और अब चंगेज़ खान बन के विफाक से छीन के ले आएंगे अपने लीडर को। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए फवाद साहब की जो एफर्ट है, मैं समझता हूं कि अगर वो पार्टी के लिए कुछ लेकर दे सकते हैं खान साहब को या बाकी लोगों को तो बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया इनका नहीं मानेगा, वो दिन रात गालियां देने पर ही आमादा है, इसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आदिल निज़ामी साहब, ये क्या है? यानी मैं आपसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कि उन्होंने आपने जो काना खत लिखा था, फिर उसके बाद अभी ये जो तस्वीर आई सामने, मुलाकातें हुई, अब आप शाह महमूद साहब की शख्सियत को सामने रखते हुए क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अब पता लेने जाना होता है या इसके आगे भी कोई बात जाएगी? फिर इस पर हाशमी साहब ने भी कहा, एक तबसरा किया, वो भी मुल्तान से हैं, तो उन्होंने कहा जी टाउट भेजे जाते हैं चेक करने के लिए। ये देखिए वो कह सकते हैं, लेकिन देखिए जो लॉयल्स हैं साहब का पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जो लोग हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर सर्व कर चुके हैं। इमरान खान की जो क्लोज कैबिनेट थी, इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी हो, ये लोग उसका हिस्सा रहे हुए हैं, असद उमर साहब हो, तो वो लोग एक्टिव हुए हैं। शायद एक सेंस पाई जा रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो साहब का लोग हैं, लेकिन उन्होंने कोई अच्छे टाइम में तो पार्टी छोड़ी नहीं है। कोई ऐसे नहीं कि बड़ी हैप्पी मोमेंट पे कोई दूसरी पार्टी ने इनको टिकट ऑफर किया और छोड़ के पाकिस्तान तरीके इंसाफ चले गए। मुश्किलात देखी, जेल में गए हैं, केसेस देखी और उसके बाद वो मुश्किलात के बाद जो है पार्टी से साइडलाइन हुए। लेकिन अभी भी उनकी जितनी सिंपैथीज हैं, अभी भी जो उनका कह लें कि जो वेल विशेस हैं वो पानी पीड़े इमरान खान साहब के साथ हैं, उनको चाहते हैं, उनके साथ उन्होंने अच्छा टाइम गुजारा है, तो इसलिए उनको बाहर लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हालिया क़यादत हम देख रहे हैं उसमें ना पॉलिटिकल विजडम है, ना उस तरह से वो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, और ना ही शायद किसी बात के ऊपर, किसी इशू के ऊपर बानी पीटीआई इमरान खान साहब को जो जेल में मौजूद है उनको कन्विंस करने की भी अहलियत रखते हैं। तो ये लोग हैं जो साबका लोग हैं, अच्छे बुरे टाइम में साथ रहे हैं। अब इनका एक्टिव होना, पाकिस्तान तरीके साहब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसको पाकिस्तानी सियासत में रहना चाहिए, एक अच्छा यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी चीज है। अब आपने जो बात करी शाह महमूद साहब की, देखिए शाह साहब जो है उनकी एक्सेप्टेंस ये पुराने लोग मिलकर मतलब बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान तरीके साहब उस तरह से रही नहीं। जब से शाह महमूद साहब ने पाकिस्तान तरीके साहब ज्वाइन की थी, जहांगीर तरीन एक बड़ा फैक्टर रहा, उनके साथ उनकी रायदुल्लाह एक बड़ा सा। फिर हमने देखा कि जनाब अभी आपने जिक्र भी कर लिया जावेद हाशमी साहब, वो जब पार्टी में आए तो शाह महमूद साहब को फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। आए रोज आप इस तरह की खबरें सुनते थे कि आज किसी वाडा साहब ने या मुराद सईद साहब ने कैबिनेट इजलास में या पार्टी की कमेटी इजलास में शाह महमूद साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, उनका नाम दिए बगैर उनको जनाब की क्रिटिसाइज कर दिया है। तो शाह साहब की जो पहले भी पार्टी को इस तरह से मकबूलियत नहीं है, और तो बड़ा पॉलिटिकल फिगर है, एक बड़े सियासी खानदान से, एक दरीना फैमिली से उसका ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान तरीके साहब उस तरह से शाह महमूद अपनी जाती हैसियत में पॉपुलर नहीं है। और अगर साइड हम बात करें, खैबर पख्तूनख्वा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है पाकिस्तान तरीके साहब का, पहली हुकूमत की 2013 में पाकिस्तान तरीके साहब को वहीं पर मिली थी, तो वहां पर क्या मतलब एक पंजाब से लीडर केपीके की पूरी क़यादत उनके नीचे इकट्ठी हो पाएगी? ये तो बिल्कुल नहीं लगता। तो ये भी हम हो कह लेते पंजाब के तौर पर ग्रुप के तौर पर सामने आ सकते हैं। अगर ये पीटीआई से अलग होंगे तो कोई इनकी अहमियत नहीं होगी। तो आपको इसमें से, इस मुलाकात में से कुछ आपको बहुत कोई ज़बरदस्त खबर नहीं मिल रही? नहीं नजर आता। बिल्कुल ठीक है। आदिल निज़ामी साहब, सैयद मुजम्मिल शाह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आइमा मसाजिद के लिए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा ज़ोरदार तबसरा था, उस पर भी बात करेंगे, हकीकत क्या है सारे मामले की। वेलकम बैक। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। आप रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUI के, और मौजू हमारा ये है कि JUI की तरफ से ये बात की जा रही है कि शायद कंट्रोल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, और ये जो वज़ाइफ मुकर्रर किए जा रहे हैं आइमा के लिए, ये भी इस तरह की कोई बात है। बल्कि मौलाना साहब ने तो बड़ा सख्त तबसरा किया है। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या कहेंगे, ये जो इतना सख्त रिएक्शन है, यानी क्या हुकूमत का ये जो स्टेप है ये मुनासिब नहीं है? अच्छा नहीं लगा कि बजाय इसके कि जिस तरह से इकट्ठे करके पैसे दिए जाते हैं
और एक उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए, बाइज़्ज़त तरीके से उनको मिल जाए? अगर बाय द वे ये वाक़या ना होता जो रिसेंट पास्ट में हुआ है जी, और फिर क्या जो है ये अपना पंजाब हुकूमत के ज़हन में इस तरह की कोई बात आती, इसके ऊपर पहले वो कर लीजिए, फिर आप जब किसी को कुछ देते हैं तो फिर उसकी एवज उससे कोई काम लेते हैं ना, अल्लाह के वास्ते तो जो है ना वो सरकार के पैसे, पब्लिक के पैसे वो नहीं दिए जा सकते, तो उसकी एवज आपने क्या काम लेना है? फिर वो मसाजिद जिनके लिए आपने उनकी आयमा के लिए ये अमाउंट प्रपोज की है, वो मसाजिद जो है वो प्राइवेट हैं, सरकार की हैं, क्या है वो? तो क्या वो मसाजिद को कंट्रोल करना है, आयमा को कंट्रोल करना है? इस वजीफे के इवज उनकी क्या वो होगी, और वजीफा जो है ना किन सूरतों में कंटिन्यू करेगा, किन सूरतों में जो है ना वो डिसकंटिन्यू करेगा? क्या इसका कोई पस मंजर आपके पास है? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी वाक़े के साथ उसको डाइल्यूट करने की एक भोंडी सी कोशिश है, और उसके साथ साथ जो है ना वो किसी तरह से मसाजिद जो कि प्राइवेट हैं, जो लोगों ने अपनी जेब से बनाई हैं, उनको और वहाँ पे मौजूद आयमा को वो किसी तरह से कंट्रोल करने की एक अटैम्प्ट है। वो इस तरह की अटैम्प्ट जो है ना माजी में भी कामयाब नहीं हुई हैं, अब भी नहीं कामयाब। तो आपका जो मैं मतलब समझाऊँ वो ये है कि मुरीदके में जो वाक़या हुआ है या तहरीक के साथ जो मामलात हुए हैं, बैन हुई है, उसके बाद हुकूमत ने ये मंसूबा सोचा और इस सारी फ़िज़ा को नीचे ले जाने के लिए ये सारा ऐलान किया गया? जाहिर है उसमें बहुत सीरियस एलिगेशन है, वो एलिगेशन चले हम नहीं कहते कि दुरुस्त हैं, मुमकिन है दुरुस्त हो, मुमकिन है दुरुस्त ना हो, उसके ऊपर कमीशन बनाया जा सकता है कि वो दुरुस्त है या गलत है, और उसको इस तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। मगर क्या उसके बाद जो है ना ये वजीफे का जो ख्याल उनको अचानक रात को सोते में आया, क्या ये मसाजिद जो हैं ये सरकारी हैं या प्राइवेट हैं? अगर प्राइवेट मसाजिद में प्राइवेट लोगों को ये वजीफा देना है तो फिर उनसे लेना क्या है, और वो उसकी क्या शराइत होंगी? क्या ये सब कुछ मंजर आम पे आ गया? अगर नहीं मंजर आम पे आ गया तो ये चीज़ें जो है ना इसके अंदर कोई बदनीयती जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनसे तो राब्ते होते रहते हैं, बल्कि वज़ीर आज़म साहब कितनी मरतबा, दर्जनों मरतबा उनके घर चले जाते हैं। ये उन्हें जलसे में कहना पड़ा कि हम ये भाई ये जो तुमने वजीफ़ा लगाया मरीम नवाज़ के मुंह पे मारते हैं, यानी ये बड़ी सख्त हुआ एक तरफ से। ठीक है, 100 दफ़ा है मौलाना के घर जो है ना वो हर तरह के लोग आते हैं, वो बाज़ औक़ात जो है ना वहाँ पे क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आते हैं, इसी तरह से वो जो है उनका खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हैं, इसी तरह से उनको जो है वो चाय पिलाना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ हंस खेल की बात करना, ये मौलाना की आदत है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है इन सारी बातों पे कि कौन मेरे घर में आता है, कौन मेरे घर में नहीं आता। इसका सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो वजीफे की बात है, क्या ये अचानक जो है ना वो किस तरह से इसका ख्याल आया? तो आपको लगता है कि अगर जो आइमा हैं इनको अगर वजीफा मुकर्रर कर देगी हुकूमत, तो क्या खुदा न खास्ता जो इमाम मस्जिद है वो हुकूमत के कंट्रोल में इस तरह से आ जाएगा, जो हुकूमत कहा करेगी वो खुतबे में बयान किया करेंगे? ऐसा है कि आप यहाँ पे इस चैनल में काम करते हैं जी, आपको कुछ मिलता है इसके एवज जी, जो कुछ मिलता है वो किसी काम के एवज मिलता है ना जी, तो वो काम जो है वो आपको करना पड़ता है। किसी दिन आप वो काम छोड़ देना, फिर आपको क्या उसके बाद उसकी जो है ना वो उसकी अफजाना जो मिलता है वो मिलेगा उसके बाद। तो ये इस तरह से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश न की जाए, बहुत ज्यादा चालाकियां कभी कभी गले पड़ जाती। तो आपको लगता है ये हुकूमत की चालाकी है जो उसके गले पड़ जाएगी? यकीनन ये गले पड़ेगी इस पूरे माहौल में। अगर आपने कुछ अगर कोई इसमें कोई था, अगर कोई आपके जहन में था वजीफे की बात, तो ये किस वक्त होती है? जब बजट एलोकेशन होती है। बजट एलोकेशन कब होती है? ये जून में होती है, और उससे पहले 2-4 महीने पहले जो है ना वो शुरू कर देते हैं। तो ये आपको अचानक जो है ना इस वाक़े के बाद जो है ये अचानक जो है ना ये पेट में मरोड़ कैसे उठाए? तो ये फैसला तो आप तस्लीम ही ना करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं करेंगे, तो यहाँ पे तो इस मुल्क में तो और भी तंजीमें अहले सुन्नत है, बाकी लोग भी हैं, तंजीमात हैं, अगर बाकी कबूल कर लेते हैं, अगर जिसने करना है हमने तो अपना नुक्ता नजर देना होता है बतौर पॉलिटिकल पार्टी, बतौर रिलीजियस पार्टी।
उसके बाद कोई अगर हमारी बात मानता है तो उसकी मर्जी है, कोई बात नहीं मानता तो हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। कोई अगर इसके बावजूद एक्सेप्ट करता है, कोई अपनी आज़ादी बेचता है तो उसकी अपनी मर्जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। आप JUI की तरफ से ये जो बयान आया था और ये जो बात हुई कि भाई ये पंजाब हुकूमत जो है कंट्रोल करना चाह रही है अपनी मर्ज़ी, और ख़ास तौर पर एक वाक़े के साथ इसे मुंसलिक किया जा रहा है कि ये बैठे बैठाए जहन में नहीं आया, इस फ़िज़ा को ज़रा बेहतर करने के लिए ये ऐलान किया गया है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है उनका मौक़िफ़ था। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।